वेलकम गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ अच्छे से सुन लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर का कोर्स मैं कराने वाला हूँ ये है यूपी पीसीएल या अदर जेई एग्जामिनेशंस के लिए, और गेट और ईएससी के लिए मैं इसके बाद कंप्लीट करूँगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? जो जेई लेवल के लिए कोर्स मैं कराने वाला हूँ उसमें डेरिवेशन हम मिनिमम करेंगे। थ्योरी पूरी सेम रहेगी जैसे वहाँ पे पढ़ाऊंगा गेट ईएससी के लिए, और यहाँ पे भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पूरे सेम रहेंगे। डिफरेंस क्या आएगा? हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस के डीप में नहीं जाएंगे। हम उतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि जेई लेवल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और ट्रांसफॉर्मर पूरा कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक डेली का डेली वीडियो कवर करते जाइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि पावर को ट्रांसफर करती है एक अल्टरनेटिंग सर्किट से अदर अल्टरनेटिव सर्किट को। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक पीस ऑफ apparatus which is used to transfer power from one circuit to another circuit without changing the frequency। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा अपरेटस है, स्टैटिक पीस ऑफ अपरेटस, यानी कि ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट या रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? पावर को ट्रांसफर करने का काम करता है एक सर्किट से अनदर सर्किट में। कंडीशन क्या है? विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ से इस डेफिनेशन से एक और पॉइंट क्या नोट डाउन कर सकते हैं? ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। सही है। तो अब देखिएगा, जो नेक्स्ट पॉइंट हम इस डेफिनेशन से निकाल सकते हैं वो क्या है कि ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को ट्रांसफर करता है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। यानी कि जो पावर हमारे पास प्राइमरी में था उसको हमने अगर सेकेंडरी में ट्रांसफर किया तो वहां पे अगर हम पावर कैलकुलेट करते हैं तो सेम पावर मिलेगा, यानी प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी दोनों में सेम पावर। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट पावर डिवाइस। कांस्टेंट पावर डिवाइस। और ट्रांसफार्मर का एक बेसिक सा डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये इसका कोर है, आगे हम डिटेल में देखेंगे, बट इससे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कोर वाला सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग। आप नोट्स बनाते जाइएगा, इसको रिवीजन करते जाइए, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जेई एग्जाम में। प्राइमरी वाइंडिंग, ये है ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो आप मुझे बताइए, क्या प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं? बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो आप देख सकते हो, प्राइमरी जो फ्लक्स जनरेट करेगी वो फ्लक्स सेकेंडरी को लिंक करेगी। इसका मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हैं बट मैकेनिकली कनेक्टेड हैं। यहां से देखिए, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड कैसे? क्योंकि जो करंट प्राइमरी में जा रही है वही सेम करंट सेकेंडरी में नहीं जाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो हम यहाँ से एक और पॉइंट क्या डिराइव कर सकते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग are electrically isolated
एंड दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि आप देख सकते हो प्राइमरी ने जो फ्लक्स जनरेट किया वही फ्लक्स जाके किसको लिंक कर रही है, सेकेंडरी को। और फ्लक्स क्या है हमारी, मैग्नेटिक क्वांटिटी है। मतलब प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू, फ्लक्स के थ्रू। और फ्लक्स क्या है, एक मैग्नेटिक क्वांटिटी है। तो इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर मैग्नेटिकली कपल्ड। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड बट, यहाँ पे एंड हटा दीजिएगा, बट मैग्नेटिकली कपल्ड, मैग्नेटिकली कपल्ड। ठीक है। और एक चीज को ध्यान से देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग है, तो हमेशा हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्राइमरी में सोर्स लगाते हैं, एसी सोर्स। प्राइमरी में हमने लगा दिया एसी सोर्स और सेकेंडरी में हमने कनेक्ट कर दिया अपना लोड। तो इस ट्रांसफार्मर के केस में हम सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग से सप्लाई दे रहे हैं, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, ट्रांसफार्मर is a singly excited machine। ट्रांसफार्मर एक सिंगली एक्साइटेड मशीन है क्योंकि हम एक ही सप्लाई दे रहे हैं, वो भी प्राइमरी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स मशीन, यानी कि जो ट्रांसफार्मर के कोर में फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होगा। ये जो फ्लक्स फाई दिख रही है ये हमारा कोर है, कोर में जो फ्लक्स फाई फ्लो हो रही है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये मत समझ लीजिएगा कि फ्लक्स डीसी होगी, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज बात की जा रही है कि अगर 4 टेस्ला की फ्लक्स है तो चाहे कुछ भी लोड लगा लीजिए, ट्रांसफार्मर में आपका 4 टेस्ला फिक्स रहेगा। ये मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। सो ट्रांसफार्मर को इसलिए बोला जाता है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस या कांस्टेंट फ्लक्स मशीन। नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग प्रिंसिपल। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, ये है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो फैराडेज लॉ है उसका स्टेटमेंट बताइए। तो मैं स्टेटमेंट बता देता हूं। तो फैराडेज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से देख लीजिए। फैराडे ने क्या बोला था कि वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द फ्लक्स एंड द ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स, ऑलवेज एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन का मतलब आपको समझना पड़ेगा। रिलेटिव मोशन का अगर हम लेमन तरीके से बोलें तो रिलेटिव मोशन जहां पे होगा वहां पे फ्लक्स और ग्रुप ऑफ कंडक्टर के बीच में क्या होगा, कटिंग एक्शन। फ्लक्स क्या कर रही होगी, ग्रुप ऑफ कंडक्टर को कट कर रही होगी, करेक्ट। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे रिलेटिव मोशन अगर नहीं होता, रिलेटिव मोशन नहीं होता तो फ्लक्स और ग्रुप ऑफ कंडक्टर की जो स्पीड है या जो मोशन है वो सेम होता, तो कभी भी कंडक्टर फ्लक्स को या फ्लक्स कंडक्टर को कट नहीं कर पाती। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स है उसको फ्लक्स कट करे।
क्योंकि जब कंडक्टर को फ्लक्स कट करती है तो उसमें कंडक्टर में क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए फ्लक्स और कंडक्टर के बीच रिलेटिव मोशन का होना बहुत जरूरी है। सही है। तो फैराडे ने क्या बोला था कि जब कभी भी कोई कंडक्टर या ग्रुप ऑफ कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो कंडक्टर में क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ। ये बोला था फैराडे ने, और इसी लॉ पे हमारा ट्रांसफॉर्मर काम करता है। तो अब एक चीज देख लीजिएगा कि ईएमएफ को इंड्यूस कराने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पहला तो कंडक्टर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फ्लक्स होना चाहिए। तो क्या कंडक्टर और सिर्फ फ्लक्स होने की वजह से हमारा कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, नहीं। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन। बिटवीन फ्लक्स एंड कंडक्टर। फ्लक्स और कंडक्टर के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेटिव मोशन। अगर ये तीन क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हो तो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। सही है। तो यहाँ पे दो तरह के रिलेटिव मोशन होते हैं, लिख लीजिएगा। रिलेटिव मोशन यहाँ पे दो तरह के होते हैं, या रिलेटिव वेरिएशन। रिलेटिव वेरिएशन बोल लीजिए या रिलेटिव मोशन बोल लीजिए, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव टाइम वेरिएशन, दूसरा होता है रिलेटिव स्पेस वेरिएशन। तो रिलेटिव टाइम वेरिएशन क्या होता है, रिलेटिव टाइम वेरिएशन में क्या होता है कि जो फ्लक्स है वो क्या होनी चाहिए, वेरिएबल। यानी कि फ्लक्स, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्लक्स हमारी साइनोसोइडल है और हमारे कंडक्टर्स क्या हैं, स्टेशनरी। कंडक्टर्स आर स्टेशनरी, करेक्ट। मतलब फ्लक्स जो होगी हमारी डीसी नहीं होनी चाहिए, वेरी करनी चाहिए। तो फ्लक्स अगर हमारी वेरिएबल है यानी कि साइनोसॉइडल है और कंडक्टर हमारे रुके हुए हैं, फिर भी इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स हमारी वेरिएबल है, कंडक्टर स्टेशनरी है, फिर भी फ्लक्स क्या करेगी, कंडक्टर को कट करेगी, जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इस ईएमएफ को क्या बोल सकते हैं हम, इस ईएमएफ को हम क्या बोल सकते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ तब इंड्यूस होता है जब कोई कंडक्टर मूव ना कर रहा हो, कंडक्टर स्टेशनरी हो और फ्लक्स वेरी कर रही हो। और इस तरह का ईएमएफ किस मशीन में इंड्यूस होता है, ट्रांसफॉर्मर में। इस तरह का ईएमएफ ट्रांसफार्मर में इंड्यूस होता है। आपने देखा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक पीस ऑफ apparatus है, मतलब ट्रांसफार्मर के कंडक्टर स्टेशनरी होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे, और ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है, तो फ्लक्स कैसी होगी, साइनसोइडल। तो इस तरह का केस हमें देखने को मिलता है ट्रांसफार्मर में। चलिए देखते हैं रिलेटिव स्पेस वेरिएशन का मतलब क्या है। रिलेटिव स्पेस वेरिएशन का मतलब यह है कि फ्लक्स हमारी कांस्टेंट होगी, फ्लक्स हमारी कांस्टेंट होगी, कंडक्टर मूव कर रहा होगा। कंडक्टर मूव कर रहा होगा। तो इस
कंडीशन में भी हमें एक ईएमएफ मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और एग्जाम्पल बताइए, कौन सी ऐसी मशीन है जहां पे डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है? डीसी जनरेटर। डीसी में हम क्या करते थे, डीसी फील्ड सप्लाई देते थे, जिसकी वजह से फ्लक्स हमारी क्या थी, कांस्टेंट, और कंडक्टर को हम क्या कर रहे थे, रोटेट करा रहे थे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। तो वहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो था डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसे आपको याद रखना है। फैराडेज लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि पहचानिए कि कौन सा फैराडे लॉ का एक्सप्रेशन है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ फैराडेज लॉ। एमएमएफ का क्या काम होता है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में क्या होता है, करंट को फ्लो कराने का काम कौन करता है, ईएमएफ। सेम उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को फ्लो कराने का काम कौन करता है, एमएमएफ। तो जब तक हमारे पास एमएमएफ नहीं होगा, फ्लक्स एब्सेंट रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे एमएमएफ प्रेजेंट है, मतलब फ्लक्स भी प्रेजेंट रहेगी। कैसे? फ्लक्स क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, राइट। तो अगर एमएमएफ प्रेजेंट है यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स, तो हमारी फ्लक्स क्या होगी, प्रेजेंट रहेगी। करेक्ट। अब देखते हैं हमारी फ्लक्स कैसी होगी, साइनसोइडल। अब हमें यहाँ से फ्लक्स मिल चुकी है। अगर हमारा सप्लाई साइनसोइडल है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, साइनसोइडल। तो फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी। करेक्ट। अब मुझे बताइए फैराडे लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, कि जो भी ईएमएफ कंडक्टर में इंड्यूस होगा वो क्या होगा, किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। अगर फ्लक्स जो लिंक कर रही है उस कंडक्टर के क्रॉस वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हमें क्या मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा है फ्लक्स लिंकेज। और फ्लक्स लिंकेज हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स। याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स को अगर फ्लक्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लक्स लिंकेज। तो लेमडा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, डी बाई डी टी। लेमडा क्या हो जाएगा हमारा, एन फाइव। अब मुझे बताइए क्या एन फाइव कांस्टेंट है, सॉरी क्या जो एन है वो कांस्टेंट है? यस, एन हमारा कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स को हम बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं। तो एन को बाहर ले लीजिए। सो E इज इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी। तो ये स्टेटमेंट है, ये एक्सप्रेशन किसका है, फैराडेज लॉ का। ये फैराडेज लॉ को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। अब मुझे बताइए यहाँ पे एक लॉ और ऐड हो जाता है, दैट इज लेंजेस लॉ। लेंजेस ने क्या बोला था कि टू एवरी एक्शन, सॉरी, इफेक्ट ऑपोजिट द कॉज। लिख लीजिएगा, लेंजेस लॉ states that effect will oppose the cause। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मुझे बताइए इफेक्ट क्या है और कॉज क्या है। यहाँ पे इफेक्ट क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वही तो इफेक्ट है। ईएमएफ
कॉज क्या है, यानी कि किसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यह है चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स चेंज हो रही है तभी तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। मान लीजिए अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए, टाइम के साथ चेंज ना हो, तो डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ आ रहा है। अब फैराडे ने क्या बोला कि जो इफेक्ट है वो कॉज को अपोज करेगा, यानी कि जो ईएमएफ है वो किसे अपोज करेगा, चेंज इन फ्लक्स। करेक्ट। तो इसी कारण से हम यहाँ पे एक माइनस साइन लगा देते हैं, और माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंजेस लॉ को। तो हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसमें कौन कौन से लॉ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे तो फैराडेज लॉ है, E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, प्लस दूसरा कौन सा लॉ है यहाँ पे, नेगेटिव साइन की वजह से लेंजेस लॉ। यहाँ पे दो लॉ कंबाइनली एक्ट कर रहे हैं इस एक्सप्रेशन के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दो टाइप के होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो टाइप के होते हैं, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको ताकि आपके नोट्स में हो ये सारी चीजें। सो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको हम थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। पहले इससे भी इंपॉर्टेंट एक टर्म है उसे देख लेते हैं। वो टर्म कौन कौन से हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग, हेडिंग डाल लीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग। तो दो टाइप की मैग्नेटिक कपलिंग हमें देखने को मिलती है। पहला होता है पॉजिटिव मैग्नेटिक कपलिंग, दूसरा होता है नेगेटिव मैग्नेटिक कपलिंग। राइट। तो पहले हम देखने वाले हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक कपलिंग क्या होती है। तो एक आयरन कोर बनाते हैं, इस पे हमने वाउंड कर दिया वाइंडिंग को, और उसी वाइंडिंग को हमने क्या कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ताकि मैं आपको पॉजिटिव मैग्नेटिक कपलिंग या नेगेटिव मैग्नेटिक कपलिंग समझा पाऊं। दो टर्मिनल हमारे पास मिले, इसमें हमने कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई। तो यहां से जैसे ही हमने एसी सप्लाई कनेक्ट किया, एसी करंट फ्लो होना शुरू हो गई इस डायरेक्शन में। तो मान लेते हैं कि ये हमारे कॉइल का पार्ट ए है और ये पार्ट बी है, या इसे आप कॉइल ए और कॉइल बी भी बोल सकते हो। तो कॉइल ए में जो करंट की डायरेक्शन है आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है,
और यहाँ से हम घूम के आए, यहाँ निकल गई करंट। ये फिर से कॉइल बी में भी जो करंट है वो ऊपर की तरफ आ रही है। तो थंब रूल लगाइए, जो फ्लक्स है कॉइल ए की वजह से उसकी डायरेक्शन आपको मिलेगी यहाँ इस तरह, फाई ए। जो बी कॉइल है उसकी वजह से जो फ्लक्स मिलेगी उसकी डायरेक्शन आपको मिलेगी इस तरह से, ये है फाई बी। तो अब आप देख सकते हो कि फाई ए यानी कि कॉइल ए की फ्लक्स और फाई बी यानी कि कॉइल बी की फ्लक्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरह की कपलिंग को क्या बोला जाता है? पॉजिटिव कपलिंग। पॉजिटिव मैग्नेटिक कपलिंग। तो चलिए अब मैं नेगेटिव मैग्नेटिक कपलिंग का एग्जांपल दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने ले लिया एक कोर, ये पहली कॉइल, दोनों कॉइल को हम सेम सप्लाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ से निकल गई और ये चली गई यहाँ से। यहाँ से निकल गई दूसरा टर्मिनल और इस टर्मिनल से हमने क्या दे दिया? एक एसी सप्लाई। एसी सप्लाई, तो यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो गई, ये ऊपर की तरफ गई, यहाँ से निकली, ये यहाँ से पीछे से इसको कर लीजिएगा, करंट यहाँ गई, 1 सेकेंड, हाँ, करंट यहाँ से पीछे से आ रही है नीचे की तरफ और ये निकल गई बाहर। तो आप देख सकते हो जो कॉइल ए है हमारी, उसमें करंट ऊपर की तरफ आ रही है और जो कॉइल बी है उसमें करंट नीचे की तरफ आ रही है। तो आप थंब रूल लगाइए, आप देखिए फ्लक्स की डायरेक्शन कॉइल ए की वजह से किस डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में, तो ये है फाई ए। और कॉइल बी की जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी फाई बी। मतलब दोनों फ्लक्स एक दूसरे को अपोज कर रही है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह की कपलिंग को क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक कपलिंग। कौन सी? नेगेटिव। नेगेटिव मैग्नेटिक कपलिंग। तो हम जल्द से जल्द, अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं ट्राई करूंगा कि जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट्स के लिए मैं जेई टाइप का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवा दूं, राइट? क्योंकि गेट और ईएससी के लिए हमारा वैसे ही ऑलरेडी चल रहा है, जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी चल रही है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये आपको सही लग रहा है या नहीं, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे डॉट कन्वेंशन और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफार्मर कोर एंड लैमिनेशंस। तो ट्रांसफार्मर बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासकर जेई एग्जामिनेशन के लिए, तो मैं इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दूंगा। अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।